नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इजराइल के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में यानी कि मोसाद के बारे में। अगर आप दुनिया की टॉप 5 मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी की लिस्ट बनाओगे तो उसमें मोसाद का नाम जरूर आएगा। तो आज हम एक तो बात करेंगे मोसाद के बारे में और दूसरा एक मोसाद के स्पेशल ऑपरेशन के बारे में जिसमें मोसाद ने दूसरी कंट्री में जाकर अपने टारगेट को कैप्चर किया और फिर उसको अपनी कंट्री में वापस लाया। ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है किसी भी अगर आप नॉर्मल पर्सन को भी लाओगे तो भी मुश्किल टास्क होता है, लेकिन एक टारगेट को जो कि बहुत फेमस हो या फिर जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो उसको लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने ये काम करके दिखाया। इंटरनेशनल लॉ से ये प्रोहिबिटेड थे, बट स्टिल उन्होंने ये काम किया। तो आज हम बात करेंगे कि कौन था वो टारगेट जिसको इन्होंने कैप्चर किया और दूसरा कैसे कैसे इन्होंने ये सब काम किया और कैसे इंटरनेशनल लॉ को सेटल किया या डील किया उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोसाद नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की। इसके अलावा इसराइल के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस अमन है और शिन बेट जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। और जो इसराइल के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उससे बिल्कुल सेपरेट है मोसाद। मोसाद किसी को भी आंसरेबल नहीं है। मोसाद सिर्फ आंसरेबल है प्राइम मिनिस्टर को। जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर होंगे सिर्फ उनको आंसरेबल है। मोसाद के ऊपर हर साल लगभग 2.73 बिलियन डॉलर खर्च किया जाता है। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आज के हिसाब से लगभग 20,600 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं मोसाद के लिए, ठीक है। और ये करीब 7,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है मोसाद। और वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें आप तो अमेरिकन सीआईए जो इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, उसके बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट एजेंसी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में वो मोसाद है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मोसाद के मोस्ट डेयरिंग मोस्ट हिस्टोरिक ऑपरेशन के बारे में जिसमें इन्होंने कैप्चर किया था नाजी मास मर्डरर अडोल्फ आइकमैन को। अब अडोल्फ आइकमैन कौन था, उसने क्या किया था, उसको कैप्चर कैसे किया गया, कहां से किया गया, ये सब आपको इस स्टोरी में पता लगेगा। तो अब बस शुरू करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था सब कुछ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अडोल्फ आइकमैन का एक पिक्चर है। तो अडोल्फ आइकमैन जो नाजी पार्टी थी, जो अडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी थी, उसी का एक हिस्सा था अडोल्फ आइकमैन। और उसकी भी वही आइडियोलॉजी थी जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी। वो ज्यूज को बिल्कुल नापसंद करते थे, वो ज्यूज का खात्मा चाहते थे, ठीक है। तो शुरुआत में आइकमैन जो है, शुरुआत में इन्होंने अपनी माइनिंग कंपनी में काम किया अपने फादर की। उसके बाद कोई सेल्समैन का काम किया। उसके बाद इन्होंने 1932 में नाजी पार्टी को और एसएस को ज्वाइन किया, ठीक है। नाजी पार्टी आपको पता है हिटलर की पार्टी थी और एसएस जो है वो पॉलिटिकल सोल्जर्स थे नाजी पार्टी के। वो अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब्ड पॉलिटिकल सोल्जर्स थे, खुद को कहते थे कि हम पॉलिटिकल सोल्जर्स हैं। तो अडोल्फ आइकमैन ने 1932 में नाजी पार्टी को ज्वाइन किया और एसएस को ज्वाइन किया। सो 1933 वाज द टर्निंग पॉइंट इन अडोल्फ आइकमैन लाइफ, क्योंकि 1933 में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया जूविश अफेयर्स का। किसको? एडोल्फ आइकमैन को। देखो जूविश अफेयर्स काफी थे, काफी जूविश के मुद्दे थे। तो इसमें एक मुद्दा था इमिग्रेशन। तो आपको पहले समझना पड़ेगा डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो टू इमिग्रेट इज टू एंटर अ न्यू कंट्री एंड टू एमिग्रेट इज टू लीव अ कंट्री। तो ये एमिग्रेशन करना चाहते थे जूस का, मतलब कि जूस हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाएं, तो ये चाहते थे। तो इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया एडोल्फ आइकमैन को कि आप संभालो कि कैसे जो जूस हैं वो हमारी कंट्री को छोड़ के जाएं, एमिग्रेट करें, ठीक है। तो ये अच्छा एमिग्रेशन ये करते कैसे थे, कैसे करवाते थे? तो एक तो ये वायलेंस करते थे उनके ऊपर और इकोनॉमिक प्रेशर डालते थे, यानी कि फाइनेंशियली उनको वीक करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो अब देखो होलोकॉस्ट। अब होलोकॉस्ट क्या है? होलोकॉस्ट जो था, होलोकॉस्ट अगर आप हिंदी में समझो तो यह है एक तरीके की तबाही, एक तरीके का प्रलय। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितना भी यूरोप जर्मन ऑक्यूपाइड था, मतलब जितना भी यूरोप पे जर्मन का कब्जा था, वो उस पूरे इलाके में जितने भी यूरोपियन जूस थे उन सबको मारा गया। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, 2/3 ऑफ द यूरोपियन जूश पॉपुलेशन जो थी यूरोप के अंदर, उसका खत्म कर दिया इन्होंने। यानी कि 60 मिलियन जूस को मारा इन्होंने। 2/3 मतलब अप्रोक्स 66%। जितने भी जूस थे उसका 66% इन्होंने खत्म कर दिया 1941 से 1945 तक। और इसके जो मेन मास्टरमाइंड था वो था ये एडोल्फ आइकमैन। तो ये मेन दिक्कत थी। तो इसराइल के लिए मोस्ट वांटेड था एडोल्फ आइकमैन उस टाइम पे, इसीलिए ये स्पेशल ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया। तो देखो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और जर्मनी हार गया, उसके बाद आइकमैन को यूएस फोर्स ने कैप्चर कर लिया और उसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया। लेकिन वो वहां से भाग निकला, ठीक है। और वो अब इधर उधर घूमता रहा, अपने ठिकाने ढूंढते रहा, वो कहाँ रह सकता है, कहाँ नहीं रह सकता है। 1950 तक वो एक लोअर सेक्सोनी की एक स्मॉल विलेज में रहा। उसके बाद वो अर्जेंटीना चला गया। अब देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इसका एक आइडेंटिटी कार्ड कह लो इसको। ये फोर्स पेपर के थ्रू इसने एक न्यू आइडेंटिटी बनाई रिकार्डो क्लेमेंट की, और ये अर्जेंटीना में जाके बस गया। एक इसने माइनिंग कंपनी के अंदर अपना काम शुरू कर दिया और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। तो 1945 के बाद ये साउथ अमेरिका के अंदर ये सिर्फ एक ही बंदा नहीं था जो रह रहा था,
ठीक है। साउथ, जैसे अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो इसके अंदर एक ही बंदा नहीं है जो रह रहा था। आइकमैन के और भी कनेक्शन थे, जो अदर एस्केप्ड नाजीज थे, जो भागे थे वहां पर 1945 के बाद, उन सबसे इसका कनेक्शन था। बल्कि इसने एक जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू भी दिया था जो प्रो नाजी जर्नलिस्ट था, कि मैंने एक गलती करी है कि मैंने सारे यूरोपियन ज्यूज को नहीं मारा। तो ये इतना 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 गलत दिमाग था इसका कि इसने ये कहा कि मेरी गलती हो गई कि मैंने सबको नहीं मारा। इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद भी इसकी ये सोच थी। देखो, अब यहाँ से शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि उसको कैप्चर कैसे हुआ, उसको पकड़ा कैसे गया। तो 1960 में मोसाद को खबर मिली कि नाजी का जो लीडर है एडोल्फ आइकमैन, वो अर्जेंटीना में है। तो 5 मोसाद के एजेंट जो है वो अर्जेंटीना चले गए, ठीक है। सर्वे, और उन्होंने सर्वेलेंस के थ्रू कंफर्म किया कि भाई हाँ, रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से ये जो एडोल्फ आइकमैन है ये अर्जेंटीना में रह रहा है। अब इन्होंने उसके घर की तरफ नजर रखनी शुरू कर दी कुछ दिन तक, और मई 11 1960 में आइकमैन जब अपनी जॉब से वापस जा रहा था, तो एक जो इनके मोसाद का एजेंट था, उन्होंने बोला, स्पेनिश भाषा में बोला, उन मोमेंटिटो सेनोर, ठीक है। तो इसका मतलब था अ मोमेंट सर, मतलब बात करने के लिए बोला कि क्या आपके पास 1 मिनट है बात करने के लिए। तो आइकमैन को एक तरीके से एक सस्पिशियस बिहेवियर लगा और वो वहां से भागने की कोशिश करी, वो भाग गया वहां से। लेकिन जैसे ही ये भागता, दूसरे मोसाद एजेंट आ गए और उन्होंने उसको पकड़ के गाड़ी में अंदर घुसा दिया और उसको ले गए। पहले तो इन्होंने वहीं पे अर्जेंटीना के अंदर एक सेफ हाउस में ले गए और उससे वहां से इंटरोगेशन शुरू करी, और उसके बाद उसको ड्रग देके प्लेन में इसराइल ले गए, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये घर है वो जहाँ पे ये एडोल्फ आइकमैन रह रहा था। उसके बाद एक विस्फोट हुआ। विस्फोट मतलब एक इसराइल के अखबार में खबर छपी कि आइकमैन को सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि मोसाद ने पकड़ लिया है और अब उसका ट्रायल होगा इसराइल के अंदर ही। जैसे ही ये खबर बाहर आई, अर्जेंटीना में तहलका मच गया। अब आप सोच सकते हो अर्जेंटीना पूरा मतलब भौचक्कर रह गया कि कैसे हुआ कि मोसाद के 5 एजेंट अर्जेंटीना में आए, एक बंदे को पकड़ा, इंटेरोगेशन की, उसके बाद उसको ड्रग दिया और प्लेन में उसको वापस इसराइल ले गए। तो ये एक फिर बहुत बड़ी बात थी ये। तो अर्जेंटीना बहुत प्रोटेस्ट किया इस बात का कि ये ऐसे कैसे हो गया, और हमें ये बंदा, अगर इस बंदे का ट्रायल करना है तो अर्जेंटीना के अंदर होगा। इस तरीके से बातें हुई, लेकिन इसराइल ने मना कर दिया और इसराइल ने कंट्रोवर्सी को अर्जेंटीना के साथ सॉल्व कर लिया, और उसके बाद इसका ट्रायल शुरू हुआ। तो इस पे 15 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, इंक्लूडिंग वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट ज्यूश पीपल, ठीक है। उसके बाद इनको कोर्ट में, जेरूसलम जो इसराइल की कैपिटल है, वहाँ पे एक कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू हुआ। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बंदा जो है, ये जो ब्लैक कोट में खड़ा हुआ है, ये है एडोल्फ आइकमैन। तो देखो, आइकमैन का जो ट्रायल था वो शुरुआत से ही कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि आइकमैन जो था वो ज्यूइश पीपल का उसने कितना बुरा, ज्यूइश पीपल के साथ उसने कितना बुरा किया था। अब वो ज्यूइश कंट्री के अंदर है, सामने ज्यूइश जज बैठे हुए हैं, तो उसका क्या होगा ये सबको पता था। तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो है वो देखे वो आइकमैन के केस को। कुछ लोगों ने कहा कि आइकमैन का केस जो है वो जर्मनी के अंदर देखा जाए, बट इसराइल बहुत फर्म था अपने डिसीजन के ऊपर। इसराइल ने किसी की नहीं मानी, सारी जो कंट्रोवर्सीज थी, सारे जो मुद्दे थे, उन सबको सॉल्व किया। और क्योंकि दूसरी बात ये थी ना कि इसराइल के इसमें ऑनर की बात भी थी, और इनको जो समझाना था कि हॉलोकॉस्ट जो इन्होंने किया था वो कितना गलत था। इनको एक सजा देके एक मिसाल कायम करनी थी कि जो किया इसने, उसके उसके बाद जो उसको सजा मिलनी चाहिए थी, इसको वही सजा मिली। तो ट्रायल के दौरान इसने मना तो नहीं किया कि मैं होलोकॉस्ट का मास्टरमाइंड नहीं था, लेकिन इसने ये कहा कि मैं सिर्फ टोटलिटेरियन सिस्टम का फॉलो कर रहा था, टोटलिटेरियन सिस्टम को। अब देखो, टोटलिटेरियन सिस्टम क्या होता था, ये जैसे जो नाजी की, जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी, वो क्या थी, नेशनलिज्म की, मतलब टोटलिटेरियनिज्म की। वो चाहते थे कि एक नस्ल को बढ़ावा दिया जाए और जो माइनॉरिटी है उसको सप्रेस किया जाए, उसके साथ मतलब गलत किया जाए उसके साथ, और उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाए। तो वही इसने कहा कि मैं सिर्फ टोटलिटेरियन के सिस्टम का एक ऑर्डर जो है वो फॉलो कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। और उसका जो ट्रायल था वो अप्रैल 11 से लेकर दिसंबर 15 तक चला, और उसके बाद इसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। और ये इसराइल की हिस्ट्री में पहला डेथ सेंटेंस था, मतलब इसराइली कोर्ट ने इससे पहले कोई डेथ सेंटेंस नहीं दिया था। और उसके बाद आइकमैन को फांसी दे दी गई 31 मई 1962 में। और यही बस कहानी थी। तो ये बहुत ही डेयरिंग मिशन इसलिए था क्योंकि दूसरी कंट्री में जाना और किसी को लेकर वापस आना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर कोई नॉर्मल इंसान को लाना है, लाइक हमारे इंडिया से कुछ लोग जो फ्रॉड करके भागे हैं, उनको लाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो आप खुद सोच सकते हो कि ऐसे बंदों को लाना कितना मुश्किल होगा। तो बस यही वीडियो का अंत था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।